हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द रियल एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान पार्ट 1। टॉप 22 क्वेश्चन जो शिक्षक भर्ती के हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। तो टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह कथन जिनका है वह है, किनका है? फर्स्ट है गेट्स, दूसरा है कॉल्विन और तीसरा है सीई स्किनर और चौथा है प्रेसी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर 1 गेट्स। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है, जब वह बोलना शुरू करता है, और तीसरा है जब वह घर से बाहर निकलता है, और चौथा है अपने जन्म से ही। तो इसका राइट आंसर है कोई भी बालक सीखना शुरू करता है अपने जन्म से ही। इसका चौथा वाला राइट आंसर है। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क्षमता के विकास का दूसरा नाम है। क्षमता के विकास का दूसरा नाम, पहला है अनुभव, दूसरा है परिपक्वता, तीसरा शारीरिक विकास और चौथा है कौशल विकास। तो क्षमता के विकास का दूसरा नाम है कौशल विकास। राइट आंसर चौथा। हमारा चौथा क्वेश्चन है, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। क्या बना दिया है? पहला पाठचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, विषय केंद्रित। तो इसका आंसर तो सब लगभग सभी को पता होगा। इसका आंसर है बाल केंद्रित। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है? पहला बच्चों और शिक्षक में संबंध, बच्चों और समाज में संबंध, शिक्षक और विषय में संबंध, विषय और बच्चों में संबंध। तो हमारा राइट आंसर है 3, शिक्षक और विषय में संबंध जो है ये रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है। हमारा छठा क्वेश्चन है, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या है? बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, शिक्षक की प्रशिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्य वस्तु का परिमार्जन, और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर पहला है, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। ये बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन हमें दिखाई पड़ता है वो अधिगम का प्रतिफल है। और सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? शारीरिक परिवर्तन, व्यवहार में स्थिरता, अस्थिरता की समस्या, संवेगात्मक समस्याएं। तो इसका राइट आंसर है व्यवहार में स्थिरता। किशोरावस्था में व्यवहार में बिल्कुल भी स्थिरता नहीं रहती है। आठवां क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, तीसरा है बच्चों के चरित्र निर्माण में, और चौथा उपयुक्त सभी के लिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद उपयुक्त सभी के लिए करता है। इसका राइट आंसर चौथा है, ये सारी चीजें करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु नहीं है? प्रयोगात्मक विधि, उपचारात्मक विधि, आत्मनिरीक्षण विधि और चौथा निरीक्षण विधि। तो शिक्षक की जो अध्ययन विधि नहीं है वो है मनोविज्ञान में आत्मनिरीक्षण विधि, तीसरा। इसका राइट आंसर तीसरा है। हमारा 10वां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसमें मूल वृत्त संबंध संवेग से मेल नहीं खाते हैं? पलायन भय, दूसरा है संवेदना आश्चर्य, तीसरा है युद्ध प्रियता क्रोध, चौथा है अप्रियता घृणा। तो इसका राइट आंसर है संवेदना आश्चर्य। ये संवेदना, संवेद जो सामान्य सुख देता है, करुणा, एकाकीपन, भूख, अभिमान। संवेग जो सामान्यता सुख देता है वो है आत्माभिमान, चौथा इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? आदर, निवास स्थान, पशु, क्रोध। तो इसका राइट आंसर अमूर्त, मूर्त नहीं, मूर्त और अमूर्त, अमूर्त है आदर, क्योंकि निवास स्थान भी जो है मूर्त है, पशु मूर्त है, क्रोध और आदर में से आदर है। किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के दो शब्द कहना जिसका उदाहरण है, सक्रिय सहानुभूति, नंबर 2 निष्क्रिय सहानुभूति, नंबर 3 है व्यक्तिगत सहानुभूति, नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है निष्क्रिय सहानुभूति। किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के दो शब्द कहना निष्क्रिय सहानुभूति है। किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है। तीसरा, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? परिवर्तनों को देखा और मापा नहीं जा सकता है। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। तीसरा है किशोरावस्था एक ज्वार है जो बालक की नसों में उठना शुरू होता है। और चौथा है किशोरावस्था बचपन से परिपक्वता की ओर गमन है। तो इसका राइट आंसर किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था। ये स्टैनले हॉल का कथन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग ये कोटेशन तो बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। शारीरिक विकास नंबर 1, नंबर 2 मानसिक विकास, नंबर 3 समूह का महत्व, नंबर 4 तीव्र समायोजन। तो इसका विशेषता नहीं है तीव्र समायोजन, चौथा, क्योंकि किशोर जो है समायोजित नहीं हो पाते हैं, तीव्र जल्दी से कहीं समायोजित नहीं हो पाते हैं। थकान और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। हमारा 17वां क्वेश्चन है, थकान और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं बच्चे के संवेगात्मक विकास को, बच्चे के शारीरिक विकास को, बच्चे की संकल्प शक्ति को, बच्चे के आत्मविश्वास को। तो थकान और बीमारी जैसे मुख्य कारक बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। 18वां क्वेश्चन है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन कोटेशन का। सीखना विकास की प्रक्रिया है, बहुत बार पूछा गया है ये। वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, मॉर्गन, क्रॉनबेक। तो इसका राइट आंसर है वुडवर्थ। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। अच्छे से याद कर लीजिए। हमारा 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? सीखना कुछ नया करना है, सीखना अनुभवों का संगठन होता है, नंबर 3 सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, और चौथा है सीखने की असफलताओं के कारण समझने की असफलताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है
सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है। सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी तीसरा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मुख्य थॉर्नडाइक नियम है? पहला उपयोग का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा आत्मीकरण का नियम, चौथा मनोवृत्ति का नियम। तो ये थॉर्नडाइक का नियम तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ ही रखा होगा है। इसका राइट आंसर है अभ्यास का नियम। 21 क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोध नहीं है? प्रेरणा का अभाव, जीवन से न जोड़ना, अधिगम परिस्थिति, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है अधिगम परिस्थिति। कौन सा अधिगम का अवरोधक नहीं है? अवरोधक मतलब विरोध करने वाला, विरोध पैदा करने वाला नहीं है, उसमें बाधा उत्पन्न करने वाला नहीं है। तो अधिगम परिस्थिति, उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती। कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है? पहला है अदा इकाई, स्मृति भंडारण इकाई, तीसरा है केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई, चौथा है प्रदा इकाई। तो इसका राइट आंसर है केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई। तो फ्रेंड्स, आपको आज का हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको सेंड करिए, इसको शेयर करिए, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके, उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। और आप हमारे चैनल पर अगर